पिंजर 1935। मटमैला दिन था। बोरी के टुकड़े पर बैठी पूरो मटर छील रही थी। उंगलियों में पकड़ी हुई फली को खोलकर जब उसने दानों को मुट्ठी में सरकाना चाहा तो एक सफेद कीड़ा उसके अंगूठे पर उतर आया। जैसे एकाएक कीचड़ भरे गड्ढे में पांव जा पड़ने पर एक सिहरन सी हो उठती है, वैसी ही सिहरन पूरो के सारे बदन में उतर गई। हाथ झटककर उसने कीड़े को परे फेंक दिया और अपने हाथों को अपने घुटनों में भींच लिया। पूरो के सामने मटर की फलियां, निकाले हुए दाने और खाली छिलके बिखरे पड़े रहे। उसने घुटनों के बीच में से दोनों हाथ निकालकर अपने कलेजे को थाम लिया। लगा सिर से पांव तक उसका बदन मटर की उस फली की तरह है जिसके भीतर मटर के दानों की जगह कोई कीड़ा पनप रहा है। पूरो को अपने अंग अंग से घिन आने लगी। मन चाहा कि वह अपने पेट में पल रहे कीड़े को झटक दे, उसे अपने से दूर कहीं झाड़ दे, ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों में लेकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरू को उखाड़कर फेंक देता है, जैसे कोई चिपटी हुई किल्ली को नोचकर अलग कर देता है, जैसे कोई चिपटी हुई जोंक को तोड़ फेंकता है। पूरो सामने दीवार की ओर देखने लगी। बीते हुए दिन एक एक करके वहां से गुजर रहे थे। वह गुजरात जिले के एक गांव छत्तोवानी के शाहू की बेटी थी। शाह जिनका साहूकारी का काम कब का बंद हो चुका था, फिर भी वह शाह कहलाते थे। समय के चक्र से शाहू के उस घर का यह हाल हो गया कि देग और कंडाल जैसे उनके बड़े बड़े बर्तन भी बिक गए। वे बर्तन जिन पर उनके पूर्वजों के नाम खुदे हुए थे। प्रतिदिन की इस जीती जागती ग्लानि से बचने के लिए पूरो के पिता और चाचा अपना गांव छोड़कर सियाम चले गए। वहां उनके दिन सचमुच पलट गए। उन दिनों पूरो बच्ची सी थी और उसकी मां की गोद में एक लड़का था। उजड़े हुए शाहों का यह परिवार फिर अपने गांव छत्तोवानी आया। पूरो के पिता ने अपना गिरवी पड़ा हुआ मकान छुड़वा कर अपने बाप दादों के नाम की लाज रख ली। यद्यपि उसके पिता को नया मकान बनवाने में इससे भी कम पैसे खर्चने पड़ते, पर उसने ब्याज की भी परवाह न की और एक बार दांत भींचकर अपने पूर्वजों के नाम की रक्षा कर ली। अनाज, चारा और अन्य वस्तुओं की ठीक ठाक व्यवस्था करके वह सियाम चले गए, किंतु उनका मकान, उनका नाम उनके पीछे गांव में बसता रहा। अगली बार जब वह अपने गांव लौटे उस समय पूरो 14 वर्ष की थी। उससे छोटा उसका एक भाई था। उससे छोटी पूरो की ऊपर तले की 3 बहनें थीं और अब के पूरो की मां को छठी बार फिर किसी बच्चे की उम्मीद थी। शाहू के उस परिवार ने गांव आकर पहला काम किया कि पास के गांव रत्तोवाल के एक अच्छे खाते पीते घर में पूरो के लिए लड़का देखा। पूरो की मां सोचती थी कि जब वह नहा धोकर उठेगी तो बड़े चाव से पूरो का काज करेगी। इस बार वे सोचकर आए थे कि इस भार को उतार कर ही लौटेंगे। पूरो की होने वाली ससुराल में उन दिनों 3 दुधारू पशु थे और गांव में उनका मकान अकेला था जिसके ऊपर की पक्की ईंटों की बरसाती बनी हुई थी। मकान के माथे पर उन्होंने ओम लिखवाया था। लड़का सूरत का अच्छा दीख पड़ता था। पूरो के पिता ने 5 रुपए और गुड़ की भेली देकर लड़का रोक लिया था। उन दिनों गुजरात जिले में अदला बदली के संबंध होते थे। जिस लड़के से पूरो की सगाई हुई उस लड़के की बहन की सगाई पूरो के भाई के साथ की गई। यद्यपि पूरो का भाई उस समय मुश्किल से 12 बरस का था और उसकी मंगेतर बहुत ही छोटी थी। 2-2 बरस के अंतर से ऊपर तले 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण
पूरो की माँ का मन क्षुब्ध सा हो गया था। अब जबकि उनके दिन फिर गए थे, घर में मन भर खाने को था, जी भर पहनने को था, उसका मन करता था कि उसके फिर एक लड़का हो। इस बार पूरो की माँ ने दूसरा काम यह किया कि विधि माता की पूजा की। गांव की कुछ स्त्रियों ने पूरो के घर के आंगन में गोबर की एक गुड़िया बनाई। लाल चुनरी के किनारी लगाकर उसे उस गुड़िया के सिर पर उड़ा दिया। 2 माशे सोने की छोटी सी नथ बनवाकर उसकी नाक में डाली और सबने मिलकर गाया, विधि माता रुसी आवे ते मन्नी जावी, विधि माता रुसी आवे ते मन्नी जावी। उनके अपने गांव और आसपास के गांव में स्त्रियों का यह विश्वास था कि हर बच्चे के जन्म के समय विधि माता स्वयं आती हैं। यदि विधि माता अपने पति से हंसती खेलती आती हैं तो आकर झटपट लड़की बनाकर चली जाती हैं। उसे अपने पति के पास लौटने की जल्दी होती है, किंतु यदि विधि माता अपने पति से रूठ कर आती है तो उसे लौटने की कोई जल्दी नहीं होती। वह आकर बहुत समय तक बैठती है और आराम से लड़का बनाती है। तो सब स्त्रियों ने मिलकर फिर गाना आरंभ किया, विधि माता रुसी आवे ते मन्नी जावी। विधि माता शायद कहीं पास ही सुन रही थी। उसने उनका कहा मान लिया। 15-16 दिन बाद पूरो की माँ के लड़का हो गया। शाहू के दूर पार के संबंधियों को भी बधाइयां मिलने लगी। चिंताजनक एक बात थी और वह यह कि लड़का तेलड़ था। 3 बहनों पर भाई हुआ था। पूरो की माँ को बड़ी चिंता थी। राम करे किसी प्रकार लड़का बच जाए, और बच जाए तो माता पिता को भारी ना हो। विधि माता को मनाने वाली स्त्रियां फिर एक बार इकट्ठी हुई और कांसी के एक बड़े से थाल के बीच में बड़ा सा छेद करके लड़के को उसमें से आर पार निकाला। साथ में गाती रही, त्रिकलांदी धाड़ आई, त्रिकलांदी धाड़ आई। 3 लड़कियों के बाद ईश्वर की कृपा से पैदा लड़के के सारे शगुन मनाकर अब सबको विश्वास हो गया कि लड़का बच जाएगा। 15 वर्ष आरंभ होते होते पूरो के अंगों में एक हुलार सा आ गया। पिछले बरस की सारी कमीजें तंग पड़ने लगी। पूरो ने पास की मंडी से फूलों वाली छीट लाकर नए कुर्ते सिलवाए। कितना सारा अबरक लगाकर चुनरियां तैयार की। पूरो की सहेलियों ने उसे दूर से उसका मंगेतर रामचंद्र दिखा दिया था। आंखों में उसकी छवि पूरी की पूरी उतर गई थी। उसका ध्यान आते ही पूरो का चेहरा सुर्ख हो जाता था। पूरो बहुत कम बाहर निकल पाती। पास के गांव वालों का इस गांव में आना जाना बहुत रहता था। उसकी ससुराल के गांव वाले कहीं पूरो को देख न ले। बस जरा दिन ढले पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में घूम फिर आती थी। कई बार पूरो अपने खेतों के पास से गुजरती हुई कच्ची सड़क के आसपास अटक रहती। कभी कोई साग चुनने बैठ जाती, कभी किसी बेरी के पेड़ से लगकर खड़ी हो जाती, बेर गिराती, उन्हें चुनती और सहेलियों को बातों में लगाए रखती। वह सड़क उसके होने वाली ससुराल को जाती थी। मन ही मन सोचती, यदि उसका मंगेतर आज इधर से गुजर जाए, वह उसे गुजरते हुए एक बार देख ले। पूरो का दिल उस सड़क के किनारे खड़े होते ही धक धक करने लगता। फिर सारी रात पूरो अपने मंगेतर के स्वप्नों में उतर जाती। एक दिन पूरो की नई जूती उसकी एड़ी में बहुत लग रही थी। सहेलियों के साथ चलते वह पीछे रह जाती थी। पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में से होकर घर लौट रही थी। सांझ पिघले हुए सिक्के की तरह चारों ओर बिखर गई थी। लड़कियां खेतों की डौल डौल चलती अब गांव की पगडंडी पर आ गई थी। यह पगडंडी कहीं चौड़ी और खुली खाली भूमि पर होकर जाती थी
और कहीं कुछ पेड़ों, पीपलों और झाड़ियों के साथ साथ जैसे उनकी बाह पकड़कर आगे बढ़ती थी। सब लड़कियां आगे पीछे इसी पगडंडी पर चली आ रही थी। पूरो जरा पीछे रह गई थी। दाएं पांव की एड़ी के पास एक बड़ा सा छाला उभर आया था। पूरो ने तंग जूती दोनों पैरों से उतारकर हाथों में ले ली और पांव तेजी से बढ़ाने लगी। लड़कियां पूरो से कहा करती थी कि उसका दायां पैर बाएं पैर से भारी था, इसलिए उसके दाहिने पैर में जूती लगती थी। इसी तरह पूरो का दायां हाथ भी बाएं हाथ से भारी था। हाँ जी, चूड़ी पहनते हुए पता चलेगा, कहकर लड़कियां पूरो को छेड़ा करती थी। पूरो की आंखों के सामने आ जाता। सुच्चे हाथी दांत की लाल चूड़ियां उसके हाथों में पहनाई जा रही हैं। पिछली बड़ी बड़ी खुली खुली चूड़ियां पहनाने के बाद आगे की छोटी चूड़ियां उसके दाएं हाथ में फंस गई हैं। नाई ने तेल से उसके अंगूठे की हड्डी को मला और हाथी दांत की लाल चूड़ी को उसके हाथ में जोर से धकेलने लगा। पूरो को ख्याल आया, कहीं उसकी हाथी दांत की लाल चूड़ी उसके दाहिने हाथ में टूट जाए तो। पूरो के कलेजे को एक धक्का सा लगा। यह शगुन कितना बुरा है। उसकी शगुन की चूड़ी, उसके सुहाग की चूड़ी उसके हाथों में क्यों टूटे। पूरो ने अपने दाहिने हाथ को तिरस्कार से देखा। भगवान उसका मंगेतर युग युग जिए, 1000 वर्ष जिए, पूरो के हृदय ने कामना की। फिर पूरो को याद आया, उसके गांव में चूड़ा चढ़ाते समय एक लड़की की चूड़ी सचमुच टूट गई थी। पास खड़ी हुई स्त्रियां राम राम कहकर भगवान से उसके पति की कुशल कामना करने लगी थी। फिर सुनार से सोने का एक पतला सा तार टूटी हुई चूड़ी में पुरवाकर उस लड़की को फिर वही चूड़ी पहनाई गई थी, जैसे उन्होंने उसके पति की टूटी हुई जीवन डोर को जोड़ दिया हो। पूरो इन्हीं शगुन अपशगुन में फंसी हुई थी कि बाएं हाथ की ओर से पीपल के पीछे से एक व्यक्ति निकलकर पूरो के सामने खड़ा हो गया। पूरो ने जल्दी से देखा, उसके गांव का जवान लड़का रशीद उसके सामने खड़ा था। रशीद की आयु 22-24 वर्ष की होगी। उसकी भरी हुई जवानी मुंह से बोल रही थी। पूरो ने देखा, रशीद की दोनों बड़ी बड़ी आंखें पूरो पर गड़ी हुई हैं। वह कांप उठी। उसकी एक हल्की सी चीख निकली और वह रशीद के पास से बचती हुई भाग खड़ी हुई। पूरो भागती भागती लड़कियों के साथ जा मिली। अब वह अपने घरों के पास पहुंच गई थी। पूरो की सांस ठिकाने न थी। इतना ही भला हुआ कि रशीद ने उसको हाथ न लगाया। रशीद ने उससे कुछ न कहा। अरे, लड़का था या कोई शेर था? सहेलियों ने उससे ठिठोली की, किंतु अभी तक पूरो की जान में जान नहीं आई थी। शेर तो सिर्फ फाड़ कर खा जाता है। कहते हैं कि अगर रीछ को कोई औरत अकेले मिल जाए तो वह उसे मारता नहीं, उठाकर ले जाता है, अपनी गुफा में ले जाकर उसको अपनी औरत बना लेता है। सहेलियों में से एक ने यह बात सुनाई। पूरो की जान फिर सूखने लगी। हाय, उस कर्मोजली का क्या हाल होगा जिसे रीछ अपनी औरत बना ले। यह सोच सोचकर पूरो का रंग उड़ने लगा। पूरो को फिर रशीद की फैली फैली आंखें याद आ गईं। अब पूरो अपने घर पहुंच गई थी। सहेलियां हंसती बोलती आगे बढ़ गईं। दूसरे दिन जब पूरो और उसकी सहेलियां खेतों में सींगरे तोड़ रही थीं, जल्दी से पूरो 2 मुट्ठी सींगरे पास ही चलते हुए रहट पर धोने ले गईं। छोटे छोटे सींगरों की डंठलें तोड़कर 2-4 सींगरे पूरो ने अपने मुंह में डाल लिए। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ के पास रशीद खड़ा हुआ है। उसके पैरों में से तो किसी ने जान ही खींच ली। भय उसके होठों पर लिप गया। अजी, डरती क्यों हो? हम तो तुम्हारे चाकर हैं। आज रशीद बोल उठा।
उसकी आवाज से शरारत टपक रही थी। पूरो को ऐसा लगा जैसे अभी रशीद रीछ के चौड़े पंजे की तरह उस पर झपट पड़ेगा। उसकी लंबी लंबी उंगलियां रीछ के नाखूनों की तरह उसकी गर्दन के चारों ओर फैल जाएंगी। फिर वह उसे खींचता हुआ ले जाएगा और फिर इतने में पूरो ने देखा सामने से 2 किसान चले आ रहे हैं। रशीद उसी तरह खड़ा था। पूरो लाल टमाटरों से भरी हुई क्यारी के ऊपर से छलांग लगाकर जल्दी जल्दी पांव फेंकती सहेलियों से जा मिली। उस दिन पूरो बहुत निढाल सी रही। सारे रास्ते लड़कियों का हाथ पकड़ पकड़ कर चलती रही। परछाइयों से भी कांप कांप जाती, जरा सी खड़खड़ाहट से भी चौंक चौंक उठती। पूरो ने ना तो कुछ अपनी माँ को बताया ना अपने पिता को। उसकी सहेलियां कहती थीं, भला यह भी माँ बाप से कहने की बात है। जवान लड़कियों को रास्ता चलते शोधे सदा से ही ताकते झांकते आए हैं। ज़बानी तौर पर कभी उनके गुलाम बनते हैं, कभी अपने आप को उनका चाकर कहते हैं। ऐसे ऊल जलूल बकते ही आए हैं। वे बका करें, भला कोई कुत्तों के भौंकने से डर कर सड़कों पर चलना छोड़ देता है। उस दिन उसके गांव में एक 6-7 बरस के लड़के को पागल कुत्ते ने काट खाया। गली मोहल्ले की स्त्रियों ने मिलकर लड़के के घाव पर लाल मिर्चें बांध दी। मिर्चों की तेजी से कुत्ते के दांतों का जहर कट जाता है। पूरो ने जब यह खबर सुनी तो मन में आया कि वह लाल मिर्चें कूटकर रशीद की आंखों में झोंक दे। जितना वह रशीद की आंखों के बारे में सोचती थी उतना ही उसे जहर चढ़ता था। सहेलियां पूरो की बाहें पकड़कर खींचती थी, पर पूरो को साहस न होता था कि वह खेतों की ओर जाए। और फिर अब पूरो का विवाह भी दिन दिन पास आता जा रहा था। पूरो के पिता ने घी और मैदा इकट्ठा करके घर में धर लिया था। पूरो की माँ ने पीले रेशम से कड़ी हुई लाल फुलकारियों से लकड़ी का संदूक भर लिया था। सियाम से लाए हुए रेशमी जोड़ों से उसने दहेज वाला सफेद ट्रंक भी भर दिया था। चुनरियों की छोटी बांकड़ी चुन चुन कर उसके पोरवे दुखने लगे थे। पिछली ओर का भीतर वाला कमरा, जहां उसने पूरो के दहेज के लिए पीतल के पूरे 51 बर्तन जोड़े थे, झमाझम कर रहा था। उन दिनों देहातों में क्रोशिये के काम का बड़ा चलन था। पूरो ने क्रोशिये से बनाए हुए फूल जोड़ जोड़कर पलंग की पूरी चादर बनाई थी। दसूती के तार गिन गिन कर उसने फूल काटने सीखे थे। अपने हाथ से अपने दहेज के लिए डलिया और मोढ़े मंगाए थे। एक दिन पालक के नरम नरम पत्तों को तोड़कर पूरो ने साग काटा। पूरो की माँ सुतली से बने हुए पीढ़े पर बैठी अपने लड़के को दूध पिला रही थी। पूरो ने मिट्टी की हंडिया को बांध के छोटे से गुच्छे से अच्छी तरह मांजा। फिर साग को पानी से 2 बार धोकर और उसमें चने की दाल मिलाकर हंडिया में भर दिया। हारे की मीठी मीठी आग पर दूध कड़ रहा था। पूरो ने चूल्हे में 2-4 छिपटियां लगाकर साग चढ़ा दिया। पूरो का विवाह अब बिल्कुल पास आ गया था। माँ को प्रतीक्षा थी कि कौन जाने आज या कल पूरो की ससुराल से कोई नाप लेने ही आ जावे। पूरो कितनी सुंदर सयानी लड़की है। रोटी टुकड़ा तो वह आंगन में इधर से उधर चलते ही कर लेती है। पूरो की सहेलियां कहती थी कि पूरो को जवानी भी तो भर के चढ़ी है। पूरो के गोरे मुख पर आंख ठहरती न थी। माँ ने एक चाहत भरी दृष्टि से पूरो की ओर देखा। शायद वह सोचती थी कि पूरो अब ससुराल चली जाएगी। पूरो के मायके का घर भाएं भाएं करेगा। पूरो अपनी माँ का दाहिना हाथ थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। बैठी बैठी पूरो की माँ गाने लगी, लावी ते लावीनी कलेजे ते नाल माए, दसी ते दसी एक बात नी, बाता ते लंबियानी
धीमा क्यों जमियाने, अजबे छोड़े वाली रात ने। माँ का मन भर आया। पूरो चौके के छोटे छोटे काम निपटाती हुई माँ की आवाज सुन रही थी। पूरो के दिल में बिछोड़े की एक हौल सी उठी। माँ आगे गाने लगी। चरखा जो डाहनिया में, चोपे जो पानिया में, पिड़ियाते वाले मेरे खेसनी। पुत्रानु दिते उच्चे, महलाते माणिया, धियानु दिता पर देसनी। पूरो दौड़ी दौड़ी आकर माँ के गले से लिपट गई। माँ बेटी दोनों रो पड़ी। हर लड़की का यौवन उसे अपनी माँ से अलग कर देता है। माँ ने जी कड़ा किया, बेटी के कंधे को चूमकर प्यार किया। संध्या उनके आंगन में भी उतर आई थी। माँ को याद आया कि दूसरी साग भाजी घर में नहीं थी। कौन जाने पूरो की ससुराल से कोई आता हो। उसने कहा कि छोटी बहन की उंगली पकड़कर पास के खेतों में से 4 भिंडियां ही तोड़ ला और चावलों की 1 मुट्ठी और गुड़ की भेली डालकर मीठे चावल भी चढ़ा दे। पूरो का दिल भी आज भर भर आता था। उसने अपनी छोटी बहन को साथ लिया और बाहर चली गई। भिंडियां तोड़ी, 2-4 सींगरे तोड़े और उल्टे पांव छोटी बहन को साथ लेकर घर की ओर चली। लौटते समय पूरो सोच रही थी और भरे हुए मन में आ रहा था कि अब वह अपनी माँ से अलग हो जाएगी, अपनी बहनों से बिछुड़ जाएगी, अपने नन्हे से भाई से दूर चली जाएगी। वज्र के प्रहार सा पूरो को एकाएक ख्याल आया, यदि यहाँ रशीद मिल जाए तो। और वह पांव उठाकर चलने लगी। पूरो दौड़ क्यों रही है? पूरो की छोटी बहन की सांस उखड़ रही थी। पूरो के पीछे की ओर से एक घोड़ी दौड़ती हुई आई। वह अभी पगडंडी से हट भी ना पाई थी कि ना जाने घोड़ी या घुड़सवार कौन पूरो के दाहिने कंधे से टकरा गया। पूरो गिरने ही लगी थी कि किसी ने उसे कंधे से पकड़कर घोड़ी के ऊपर डाल लिया। पूरो की चीखें उड़ती हुई घोड़ी के साथ पल पल दूर होती गई। उसकी बहन खड़ी कांपती रह गई। न जाने वह घोड़ी कहाँ से आई थी, उसका सवार कौन था, घोड़ी कितनी ही देर तक दौड़ती रही। पूरो तो अचेत थी। पूरो को जब होश आया, वह एक कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। चारों ओर दीवारें थीं, सामने एक बंद दरवाजा। सब कुछ याद आ गया। उसने दीवारों से अपना सिर दे दे मारा, फिर दरवाजे से सिर दे दे मारा। हार थक के पूरो चारपाई पर आ पड़ी। वह फिर अचेत हो गई।